हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलरली माइंड्स। एंड अगर आप इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैं MED 002 यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी MED 002 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट के अंदर जो भी वीडियोस हैं, अगर आप उन सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एंड ये है मेरी फाइनल रिवीजन क्लास फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर आपको अपने MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए गेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपके 8 पेपर हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप चाहें तो आप गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एग्ज़ाम का लास्ट मिनट प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन एक PDF में मिल जाएंगे और उन क्वेश्चन से उनके विद आंसर्स होंगे, तो आप तैयारी कर सकते हो अपने एग्ज़ाम की। ये जो नंबर आपको दिख रहा है सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पे क्या करना है, जस्ट आपको व्हाट्सएप पे एक हाई सेंड करना है, मेरी टीम आगे आपको फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। सो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर आपको सस्टेनेबिलिटी को, जो टर्म सस्टेनेबिलिटी है उसे एक्सप्लेन करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना है। ठीक है, सो वीडियो में दोनों लैंग्वेजेस रहने वाली हैं। तो सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। तो यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर जनरेशंस की जो भी नीड्स हैं रिसोर्सेज को लेकर, उनकी सारी नीड्स पूरी हों, उनकी नीड्स में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है, हमें रिसोर्सेज को रैशनली यूज़ करना है। तो इट एम्फेसाइजेज द बैलेंस्ड यूज ऑफ नेचुरल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू एंश्योर लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड सोसाइटल वेलबींग। तो लंबे समय तक सोसाइटी में सब कुछ अच्छा रहे। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब गाइस केवल आपके एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से नहीं होता है, बल्कि इसमें और भी चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसका पार्ट है, सोशल इक्विटी इसका पार्ट है, और कल्चर को भी प्रिजर्व करना इसका ही पार्ट होता है। तो सततता केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक संरक्षण भी शामिल है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट originated in response to growing concerns about environmental degradation। तो जब दोस्तों एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को लेकर कंसर्न्स खड़े होने लग गए थे, रिसोर्स के डिप्लीशन को लेकर कंसर्न खड़े होने लग गए थे कि हमारा पूरा पर्यावरण खराब होता जा रहा था, हमारे संसाधन खराब होते जा रहे थे, और हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो असमानता है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये कैसे पहुंचता है। सो इट गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन with the 1987 Brundtland Commission report, which defines sustainable development as the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो 1987 में जब ब्रंटलैंड कमीशन आयोग में जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर इसकी परिभाषा दी जाती है। ये वाली परिभाषा आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, आप यही अपने एग्जाम में लिख कर आओगे कि विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किए, वो ही आपका सतत विकास होता है। तब से यह वैश्विक नीतियों, योजना और विकास रणनीतियों के लिए एक मार्गदर्शक का सिद्धांत हमारा बन चुका है। इसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड जस्टिस को डिस्क्राइब करना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं, यानी कि पीढ़ियों के बीच समानता और न्याय क्या है, इस टर्म का मतलब आपको समझाना है। तो इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड जस्टिस रेफर्स टू द प्रिंसिपल that present generation have a responsibility to use natural, social and economic resources in a manner that does not compromise the ability of future generations to meet their needs। यानी कि आपको रिसोर्सेज को दोस्तों फेयरली यूज़ करना है। आप ऐसा मत करो कि जो भी तालाब का पानी है वो आपकी तो सारी ज़रूरतें पूरी हो गई, अब आप उसको गंदा करने लग जाओ।
ठीक है। या फिर जब आप थे तो आपके पास कितनी स्वच्छ हवा थी, ठीक है, जब आप छोटे थे, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि अब जो चाइल्ड आ रहे हैं उनको कैसी हवा मिल रही है। तो हमें हर एक चीज़ को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, क्योंकि तभी समाज में जनरेशन्स के बीच में इक्वेलिटी आ पाएगी ना। तो आप ये समझ रहे हो कि जनरेशन्स के बीच में इक्वेलिटी को लेकर आने की बात हो रही है। तो पीढ़ियों के बीच समानता और न्याय का अर्थ क्या है कि वर्तमान पीढ़ियों की यह जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करें कि भविष्य की पीढ़ियां अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहें। यह सिद्धांत न्याय, सततता, नैतिक उत्तरदायित्व पर जोर देता है ताकि पर्यावरण, ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहे। ठीक है ना, जो भी हमारी विरासतें हैं, आज लाल किला, ताजमहल, बड़े बड़े भव्य मंदिर आप देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनको नष्ट कर दो अब, क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों का भी तो अधिकार है ना कि वो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को देखें, पर्यावरण को देखें। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज टुडे में प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स बट कैन क्रिएट सीवियर शॉर्टेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो आज अगर मैं सारे जंगलों को काट दूं और आज हर जगह मैं खेती करने लग जाऊं तो मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सिमिलरली एंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एस्टैब्लिश सोशल इक्विटी दैट बेनिफिट्स नॉट ओनली द प्रेजेंट बट ऑल्सो द फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं, हमें उनके बारे में सोचते हुए ऐसी पॉलिसीज़ को बनाना है जो इक्विटी लेकर आने में हेल्प कर सके। तो इंटरनेशनल पॉलिसीज एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज सच एज द पेरिस एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट इंटरजेनरेशन जस्टिस। तो कुछ समझौतों के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो in the final conclusion you can say that intergeneration equity and justice ensure that sustainable development is not limited to the present but benefit all generations। तो क्या सभी पीढ़ियों को लाभ मिले, सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है कि भविष्य की पीढ़ियों को किन किन क्षेत्रों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको सस्टेनेबल लाइवलीहुड के बारे में बताना है। ओके, सतत आजीविका क्या होती है? Sustainable livelihood refers to the capabilities, assets and activities required for a means of living that can cope with and recover from stresses and shocks, maintain or enhance its capabilities and provide long-term well-being without undermining the natural resource base। तो livelihood यानी कि आजीविका, यानी कि मुझे एक ऐसा काम चुनना है अपने लिए। आजीविका क्या है? जो मेरे जीवन की मेन, जहाँ से मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो मैं कर रही हूँ जिससे कि मैं आज जी पा रही हूँ, जीवन के लिए जो ज़रूरी है। तो आजीविका का मतलब ये है कि मैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब ना करूँ, मैं एक ऐसी आजीविका चुनूँ जहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो उल्टा मदद करे जो पहले डैमेज हो चुका है उस डैमेज को ठीक करने में। ठीक है, तो सतत आजीविका का अर्थ क्या है? ये वो क्षमता है, वो संसाधन और गतिविधियाँ हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका प्राप्त करता है, तनाव और संकटों का सामना कर सकता है और उनसे उभर सकता है, अपनी क्षमताओं को बनाए रखता है या बढ़ाता है। वो दीर्घकालिक भलाई प्रदान करता है बिना प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए। मतलब कि मुझे कोई ऐसा काम शुरू नहीं करना जिस काम से मेरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। ठीक है, मुझे संकट आएंगे बीच में, मुझे कुछ नया ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे कि चीज़ें सस्टेनेबल रहें। ओके, सो 5 टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअल अपना लाइवलीहुड ले सकते हैं। जैसे कि एक होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या आते हैं? आपके ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य, ये सब आ जाता है। फार्मर्स एग्रीकल्चर नॉलेज और अ स्किल्ड आर्टिसन क्राफ्टमैनशिप। तो ये जो नॉलेज होती है ये आपकी किस में आती है? ह्यूमन कैपिटल में आती है। दूसरे होते हैं आपके नेचुरल कैपिटल, जिसमें आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसे नदियों में मछली, खेती की भूमि, वनों की लकड़ी, वो सब आपके नेचुरल कैपिटल हैं। फाइनेंशियल कैपिटल में आपका मनी, सेविंग, क्रेडिट, ये सब आपका फाइनेंशियल कैपिटल होता है। सोशल कैपिटल है जो आपके नेटवर्क्स हैं, ठीक है, लोगों के साथ आपके जो जैसे कम्युनिटी कॉपरेशंस हैं, वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो वो सब आपके सोशल यानी कि सामाजिक पूंजी में आता है। फिजिकल भूमि पूंजी में आता है आपका जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि इरिगेशन का पंप हो गया, फार्म के लिए मशीनरी हो गई, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हो गई, तो ये आपका फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक अवसंरचना के उपकरण होते हैं। सो टुगेदर दिस कैपिटल इंश्योर दैट लाइवलीहुड आर रिजाइलेंट। तो हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए कुछ सस्टेनेबल लाइवलीहुड चूज़ करना है जिससे कि अभी और फ्यूचर दोनों की लाइफ सस्टेन हो सके। इसके बाद आपको बताना है कि जो कॉपरेटिव्स होते हैं, सतत विकास और नवाचार पहल में सरकारी समितियों की भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। सो गाइस, कॉपरेटिव्स का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय फॉस्टरिंग कलेक्टिव एक्शंस, रिसोर्स शेयरिंग एंड सोशल इक्विटी। क्योंकि जो आपके कॉपरेटिव्स होते हैं ना, उनका एक काम पता है क्या होता है कि वो
सामूहिक कार्यवाही करते हैं, संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं और समाज में समानता को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। कोऑपरेटिव जो सहकारी समितियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यह जो है वंचित समुदायों, छोटे किसानों और कारीगरों को वित्तीय सेवाओं, बाजारों और प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे आजीविका में सुधार होता है और गरीबी इसमें कम होती है। तो सहकारी समितियां संसाधनों के कुशल उपयोग में मदद करती हैं, जिससे पर्यावरणीय सततता और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित होता है। तो ये क्या करती हैं, सहकारी समिति, जैसे कि अमूल एक सहकारी समिति है, तो वो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, गरीबी इससे कम हो रही है, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, वो बड़ों के साथ मिलकर वो भी आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। तो ये कोऑपरेटिव है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इनोवेटिव इनिशिएटिव्स की बात करें तो अमूल का जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाता है। तो अमूल के अंदर क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस डेयरी कोऑपरेटिव लाइक अमूल हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड मिल्क प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, एंश्योरिंग फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमारे किसानों को भी अच्छा पैसा मिल रहा है और स्टैंडर्ड भी बना हुआ है। तो वुमेन लीड कोऑपरेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट पे वो काम करती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में वो लोग काम करते हैं, अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारा आपका कोऑपरेटिव्स का काम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग उसमें आती है कोऑपरेटिव के अंदर ही। तो कुछ नवाचार पहले ये लोग करते हैं। तो इन कंक्लूजन जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्योंकि वो इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल सारे ऑब्जेक्टिव्स को गाइज एक साथ लेकर चल रहे हैं। एंड थ्रू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस दे क्रिएट रिजाइलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल। और यहाँ से ही उनके जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा समावेशी हैं, मतलब वो हर वर्ग के लोग को अपने में समाहित कर रहे हैं, उसमें कोई जाति भेदभाव आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके बाद आपने PIL सुना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जब कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने लिए खुद न्यायालय नहीं जा सकती, जैसे कि मान लो कि पर्यावरण तो खुद न्यायालय जाके नहीं बोलेगा ना, ऑक्सीजन तो खुद न्यायालय जाके हवा तो नहीं बोलेगी कि मेरे को दूषित किया जा रहा है। तो जब उनके लिए जनता आवाज़ उठाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। जैसे मान लो कोई डिसेबल्ड है, कोई गूंगा बहरा है, कोई छोटे बच्चे हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो दूसरे लोग उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, न्यायालय जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो जनहित याचिका की भूमिका है, आपको उसके बारे में बताना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गाइज एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है सिटीजन्स को एम्पावर करने में, ठीक है। जनहित याचिका भारत में पर्यावरण संरक्षण में क्रांतिकारी भूमिका निभाती है, क्योंकि इसने नागरिकों को ऐसे कार्यों के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप मांगने का अधिकार दिया जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं ये उनके खिलाफ जाते हैं। PILs have expanded the scope of environmental jurisprudence enforcing the principles of sustainable development। तो PIL की वजह से जो न्यायालय है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं उनको लागू करने पर अब जोर देने लगा है। इसने सार्वजनिक विश्वास की अवधारणा को भी मजबूत किया है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान और भविष्य पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ तक PILs जब जाती हैं एनवायरनमेंट को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो कुछ उदाहरण देखें, जैसे कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन वाले केस का आप उदाहरण दे सकते हो इसके अंदर। और एक आप दे सकते हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस, जो अभी आप रिसेंट भी एक चल रहा है आपका अरावलीज को लेकर, आप उसका भी उदाहरण दे सकते हो। सो इन कंक्लूजन्स PIL हैव एक्टेड एज एन इफेक्टिव लीगल इंस्ट्रूमेंट टू होल्ड पॉल्यूटर्स अकाउंटेबल। तो यहाँ पे PIL एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही हैं, जो लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं वही उसकी भरपाई भी करेंगे। तो ये दो केसेस आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इनको लिख कर आ जाना। एंड गाइस अब एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था, क्या कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी अवेलेबिलिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी ऊर्जा है उसके बारे में बताना है। फिर आपको रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताना है कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। एंड सतत विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भी कुछ आपको सुझाव देने हैं कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करें कि मैक्सिमम आपको उससे बेनिफिट मिले। पहले वर्ल्ड में एनर्जी समझेंगे। एनर्जी अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड इज अनइवन, क्या है, असमान है। विद डेवलप्ड नेशंस जनरली हैविंग हायर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। जो हमारे देश गाइज विकसित हैं वहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। ग्लोबल एनर्जी डिमांड इज राइजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ,
इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और आज के समय में जनसंख्या वृद्धि हो गया, नए नए उद्योग लग रहे हैं, तकनीकों की वजह से ग्लोब में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, भले ही वो कितना भी डोमिनेट करे, लेकिन आज इम्पॉर्टेंट है कि हम रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ जाएं, ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। अब सेक्टर्स यूजिंग, कहाँ कहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है, तो रीन्यूएबल एनर्जी यूजर्स में आपके कमर्शियल आ जाते हैं, जैसे कि लोग अपने घरों के अंदर सोलर पैनल्स को लगवा लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हमें विंड एंड सोलर पैनल्स देखने के लिए मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट में हमें बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ये सारे, इन सब में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, रीन्यूएबल एनर्जी यूजर्स में आ जाते हैं ये। फिर नॉन रीन्यूएबल कौन यूज़ कर रही है, हैवी इंडस्ट्री, जैसे कि स्टील की, सीमेंट की, आज भी वहाँ पे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का ही यूज़ हो रहा है। और कन्वेंशनल जो व्हीकल्स हैं, जो पेट्रोल वाले, डीजल वाली गाड़ियाँ आज भी चलती हैं, और थर्मल पावर प्लांट जो कोल और गैस पे आज भी डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपके नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो आपके अपारंपरिक वो है एनर्जी, उस पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, पारंपरिक और अपारंपरिक क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो, पारंपरिक वो जो हम पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कोल वगैरह हो गया, और अपारंपरिक जो आपके क्या है, सोलर वगैरह, विंड वगैरह, ये सब जो दोबारा से नए हो सकते हैं। ठीक है, उसमें विंड एंड सोलर आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल में आपका कोल एंड नेचुरल गैस आ जाएगा। नाउ सतत ऊर्जा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो हमें प्रमोट करनी है इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी एफिशिएंसी को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। सरकार सोलर और विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें काम करना है, ताकि कुछ स्मार्ट नई टेक्नोलॉजी लेकर आई जा सके। पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है वो कम हो सके, और लोगों में अवेयरनेस भी हमें साथ में जगानी है। So in the conclusion, optimizing energy use through renewable adoption, efficiency improvement and policy intervention is essential for sustainable development. तो ये ओवरऑल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। तो एनर्जी, देखो ये सारी चीज़ें आपने पहले भी अपनी ओल्डर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, बस यहाँ पे आपको जितनी भी आपके पास नॉलेज है उसको पूरा कंसोलिडेट करके लिखना है। आप एग्जाम में इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और भी इलेबरेट करके लिख के आ सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इश्यूज डिस्कस करने हैं जो गरीबी और इनइक्वालिटीज़ के लिए। एक डेवलपिंग नेशन में अगर एक नेशन आज गरीब है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो पॉवर्टी एंड इक्वालिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज आर मल्टी डायमेंशनल इशूज़। वहाँ पे कई सारे रीजंस होते हैं, जिसमें आपके आर्थिक, सामाजिक, सोशल हर एक तरह का कारण आता है। तो दीज फैक्टर्स ऑफन इंटरेक्ट क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ डेप्रीविएशन दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो यहाँ पे ये पूरा ना गरीबी का जाल बस जाता है, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि संसाधनों का असमान वितरण है। कुछ लोगों के पास तो भारी संसाधन है और कुछ के पास संसाधनों की कमी है, उन पर बेसिक लैंड भी नहीं है। ठीक है, बेसिक जो शिक्षा भी नहीं है लोगों के पास, एंड एजुकेशन की कमी है। देश के अंदर हम देखते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो फिर वो काम कैसे करेंगे, उन पर पैसा कहाँ से आएगा। और देश में हमें बेरोजगारी और अधूरा रोजगार देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जॉब क्रिएशन सरकार इतना नहीं कर पाती है। और कमज़ोर शासन और भ्रष्टाचार भी गाइस इसका एक बड़ा कारण है। समाज के अंदर इतने भेदभाव है, जाति को लेकर, माइनॉरिटी के स्टेटस को लेकर भेदभाव है। कुछ एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, जैसे कभी कहीं पे कोई डिज़ास्टर आ जाता है, बार बार वहाँ पे डिज़ास्टर आ रहा है, तो वो जो लोकेशन है, वो जो आपका राज्य है, वो बहुत ही ज़्यादा फिर पीछे रह जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इन द फाइनल कंक्लूजन आप क्या बताएंगे कि पॉवर्टी और जो इनइक्वालिटी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो सब इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, उसके कई सारे आपके कारण हैं। एक बार मैं सारे कारण आपको फिर से दिखा देती हूँ ताकि आप इन सबको लिख सको। तो एक तो आप रिसोर्सेज के बारे में बात करोगे, देन आप बात करोगे एजुकेशन के बारे में, फिर आप बात करोगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर सरकार और करप्शन को बताते हुए सामाजिक जो भेदभाव हैं उनको उजागर करोगे, देन एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स को लेते हुए आप अपने आंसर को एंड कर दोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब कर रहे होंगे कि कैसे ये गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, कॉमन सेंस का ही है ये, बस पॉइंट्स पता हो तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एंड आपको एक्सप्लेन करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज है नाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट, वो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकल, हर एक स्पेयर में जो देश हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं। नाउ वी आर सीइंग कि जो गुड्स हैं दे आर फ्री फ्लोइंग, सर्विसेज लोगों के आसपास बढ़ती जा रही हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ बढ़ गई है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्ट हो गया है।
ठीक है, इंटरडिपेंड भी हो गया है। तो एफडीआई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो कंपनी जब दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उस निवेश को कहते हैं जो किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यावसायिक हितों में किया जाता है। ठीक है, तो वो अपने व्यावसायिक हितों को पूरा करने के लिए करते हैं। आमतौर पर सहायक कंपनियों की स्थापना, संयुक्त उद्यम या संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से। तो एफडीआई गाइस एक की ड्राइवर होता है ग्लोबलाइजेशन का। तो एफडीआई वैश्वीकरण का प्रमुख साधन है क्योंकि यह पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मेजबान देशों में रोजगार के सृजन को भी बढ़ावा देता है कि वो देश मतलब जैसे मान लो कि कोई कंट्री है, वो बाहर से बड़ी अमीर कंट्री बाहर से इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उससे इंडिया का ही तो बेनिफिट है ना, इंडिया में लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब आपके टीएनसीज क्या होती हैं, जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में है। ठीक है, तो वो एक कंट्री में नहीं है, उसकी ब्रांचेस आपको अलग अलग कंट्रीज में देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुराष्ट्रीय निगम वे बड़ी कंपनियां हैं जो कई देशों में संचालन करती हैं और राष्ट्रीय सीमाओं के पार उत्पादन, सेवाएं, विपणन का प्रबंधन करती हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट को क्रिएट करती है, इनकी अपनी सप्लाई चेन होती है। तो इन द फाइनल कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें एफडीआई और टीएनसीज दोनों ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जो देश हैं वो इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ एकीकृत हो गए हैं, इंटीग्रेशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज बढ़ गया है, एंड पूरा पारस्परिक जो जुड़ाव है देशों में हमें वो देखने के लिए मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर MED 002। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बट अगर आपको हर एक आंसर को और भी ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने मतलब जो पहले वीडियोस बनाए थे ना, दे वर वेरी डिटेल। रिवीजन क्लासेस में हम सिर्फ रिवीजन करते हैं, केवल पॉइंट्स को कवर करते हैं, बट मेरे पुराने जो वीडियोस हैं जिस पे रिवीजन क्लास नहीं लिखा हुआ, उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल्ड में आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप सिंपल गेस्ट पेपर भी बाय कर सकते हो, गेस्ट पेपर में भी आपको सारे आंसर्स डिटेलिंग में ही मिलेंगे। ओके।